हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं फिर से आ गया हूँ और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। अब जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है लेकिन लो कहे तो ही लगा सकती है। तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखी गई हैं, आज हम बारीकी से सब चीज़ें जानेंगे। मेरे बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने पहले की इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो 2 पार्ट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो उन 2 पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, सीरीज़ में चलने दीजिएगा और इनकम टैक्स की आत्मा के अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे। जी सर, यहां मैंने छोड़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, पावर टू लेवी टैक्सेस। सर ये टैक्सेस लगाने की पावर किसके पास है और उनको पावर कहां से मिलती है? बेटा पावर तो है गवर्नमेंट के पास, लेकिन ये पावर पता है कहां से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान उनको पावर देता है। संविधान में एक आर्टिकल है 265, आपको याद करना बेटा, हमेशा काम आएगा। 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड, इतू सा भी टैक्स नहीं लगा सकते एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ अलाउड ना करे गवर्नमेंट को, आप इतू सा भी टैक्स नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू दिस, इसका मतलब हम कह सकते हैं फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स, इतू सा भी टैक्स लगाने के लिए ए लॉ नीडेड टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मन मर्जी से कहती है लाओ जी कुछ पैसा टैक्स में दे दो, हमें कहीं लॉ में क्या लिखा गया है, ये वो कहीं लॉ में तो नहीं लिख रखा, तो गवर्नमेंट हमसे चवन्नी भी नहीं ले सकती। इट मीन्स गवर्नमेंट हमसे जितने भी तरीके के टैक्सेस कलेक्ट करती है उन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लॉ बना के फ्रेम कर रखा है। आर्टिकल 265 क्या बोलता है? गवर्नमेंट इतना सा भी रुपया नहीं ले सकती, कब? जब तक वो लॉ फ्रेम ना कर दे। जी सर, चलिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं उसके, लेकिन उसका जो 7th स्केड्यूल है, याद करना बेटा ये चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7th स्केड्यूल और आर्टिकल 246, आर्टिकल क्या बेटा 246 बात करता है, इसने पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्या? लॉ बनाने की रिलेटिंग टू टैक्स मैटर। आर्टिकल 246 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप लॉ से टैक्सेस से संबंधित लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप की लिस्ट है बेटा। लिस्ट 7th स्केड्यूल के अंदर आर्टिकल 246 में 3 टाइप की लिस्ट है। एक का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लिस्ट और एक का नाम है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारे के सारे डिसीजन कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। स्टेट लिस्ट में सारे डिसीजन कौन लेता है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और कंकरेंट में दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। जहां मामला कुछ ऐसा है, ना पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती ना पूरी स्टेट गवर्नमेंट की चलती, तो दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, उसको कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है। जी सर, सर ये इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में रखा है? एक बात बताओ बेटा, इनकम टैक्स को लेता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कौन सी लिस्ट में होगा? स्टेट वाली में तो होगा नहीं, इसमें से कोई भी हिस्सा भारत स्टेट गवर्नमेंट को मिलता नहीं, तो ये कंकरेंट में भी नहीं होगा। तो ये सारा कहाँ होगा? यूनियन लिस्ट के अंदर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है इनकम टैक्स और इसकी एंट्री नंबर आपको याद करनी है बेटा 82। सेंट्रल गवर्नमेंट की इस यूनियन लिस्ट के अंदर बेटा बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, तो उसके एंट्री वाइज टैक्स होते हैं। तो इनकम टैक्स की एंट्री कौन सी है? इनकम टैक्स की एंट्री है एंट्री नंबर 82 इसकी एंट्री है। सर एक बार क्विक रिवाइज करा दो, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं। 265 आर्टिकल ये कहता है आप टैक्स ले ही नहीं सकते जब तक लॉ फ्रेम ना कर दे। इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे कोई भी टैक्स लेना चाहती है तो उससे पहले उसको लॉ फ्रेम करना पड़ेगा। एक बात सर, लॉ बनाने की पावर कौन से आर्टिकल में दे रखी है? आर्टिकल 246 में दे रखी है। कौन से स्केड्यूल में दे रखी है? 7th स्केड्यूल में दे रखी है। सर कितनी लिस्ट है बेटा? 3 लिस्ट हैं। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में सारे डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट में दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। और एंट्री नंबर 82 किसकी? इनकम टैक्स की। चलिएगा बेटा, ये आगे कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनकम टैक्स लॉ किन चीज़ों से मिलकर बना है? आप अगर इनकम टैक्स की स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स की आत्मा क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसकी आत्मा बसी हुई है, तो कंपोनेंट्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देखिएगा। इनकम टैक्स कंबाइन लॉ बनने के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना पड़ेगा। हर साल एक फाइनेंस एक्ट पास होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेटा फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, कौन बनाता है, कैसे पास होता है। हर साल आता है, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। जी सर, और क्या पढ़ना पड़ेगा? तीसरा कंपोनेंट है इसका इनकम टैक्स रूल्स। बेटा एक्ट तो बना के छोड़ दिया, लेकिन एक्ट में झगड़े बहुत होते हैं, तो फिर फटाफट क्या बनाने पड़ते हैं? रूल्स बनाने पड़ते हैं जो एक्ट को सपोर्ट करते हैं। तो रूल का काम क्या है बेटे? एक्ट को सपोर्ट करना। इनकम टैक्स रूल्स 1962। और उसके बाद सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस हमें पढ़नी पड़ेंगी। और सबसे लास्ट में बेटा जब झगड़े होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हमारे ऊपर, वो हम पे केस डालते हैं, फिर हम केस का बचाव करते हैं, तो फिर जो कोर्ट्स हमारी होती हैं वो डिसीजन देती हैं, तो उनको केस लॉज बोलते हैं। तो केस लॉ का डिसीजन क्या आया, झगड़ा क्या था, रिजोल्यूशन क्या आया, फैसला क्या आया है, इनको पढ़ने से इनकम टैक्स की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आती है। तो 5 चीज़ें पढ़ने के बाद ही आपको कंप्लीट इनकम टैक्स की नॉलेज हो पाएगी। फटाफट बताओ क्या? सबसे पहले तो आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और सर हर साल फाइनेंस एक्ट आता है जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट लेके आता है। अब समझ में आया फाइनेंस एक्ट क्यों आता है? फाइनेंस एक्ट का काम बेटा इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट लेके आना।
जो चीज़ें गलत हैं या कोई नई चीज़ डालनी है, मॉडिफिकेशन करना है, कोई रूल थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो इन चीज़ों को बदलने के लिए क्या आता है, फाइनेंस एक्ट आता है। तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेंगे इनकम टैक्स रूल्स, फिर आपको पढ़ने पड़ेंगे सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, और पाँचवें नंबर पे बेटा लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, केस लॉज। सर केस लॉज आप पढ़ाओगे बेटा, केस लॉज एप्लीकेबल टू सी फाइनल, इनका इंटर में हम जिक्र नहीं करेंगे। अब फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है फटाफट देखते हैं, फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है। फाइनेंस एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर, भारत का जो वित्त मंत्री बेटा हर साल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत का जो वित्त मंत्री है, फिलहाल कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, वो बजट सेशन के दौरान एक फाइनेंस बिल लेके आती हैं। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस एक्ट नहीं होता, सबसे पहले क्या होता है, बिल होता है। वो फाइनेंस बिल लेके आती हैं, वो बिल लेके आती हैं कहाँ, बजट सेशन के अंदर, पार्लियामेंट संसद के अंदर। जब वो बिल संसद के दोनों हाउसेस, अपर हाउस लोअर हाउस, दोनों हाउसेस को पास कर देते हैं तो बिल फाइनल हो जाता है। लेकिन अभी भी बिल एक्ट नहीं बना है, एक बंदे की साइन की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है राष्ट्रपति जी। तो उस बिल को फिर सहमति साइन चाहिए होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के। जब उस बिल पे प्रेसिडेंट भी साइन कर देता है, ध्यान रखिएगा, अब तक वो बिल था, अब वो बन चुका है एक्ट। वो क्या बन चुका है, फाइनेंस एक्ट बन चुका है। फाइनेंस एक्ट क्यों लाया जाता है, मैंने साइड में लिख दिया, इन अमेंडमेंट्स को लाने के लिए फाइनेंस एक्ट लाया जाता है। फाइनेंस एक्ट कितने पार्ट में डिवाइड होता है फटाफट बता देता हूं। फाइनेंस एक्ट में बेटा 4 पार्ट होते हैं। फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट होते हैं रिलेटेड टू टैक्स, टैक्स से रिलेटेड 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट 1 में जो रेट होते हैं, इस साल जो हमने इनकम कमाई है उसको अगले साल किस रेट से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो रेट, करंट रेट के टैक्सेस क्या होंगे असेसमेंट ईयर में, वो रेट्स, रेट एप्लीकेबल फॉर करंट असेसमेंट ईयर। पार्ट 2 में टीडीएस के रेट क्या रहेंगे, किस रेट से आपको टीडीएस काटना है। पार्ट 3 में एडवांस टैक्स के रेट क्या रहेंगे, और पार्ट 4 में नेट एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कंप्यूट करना है, नेट एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कंप्यूट करना है, उसके रूल्स बता रखे होते हैं। बेटा देखिए हमने क्या सीखा, फाइनेंस एक्ट है क्या, और फाइनेंस एक्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है। फाइनेंस एक्ट लेके आता, रिवाइज करो फटाफट, फाइनेंस बिल लेके आती है भारत का फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी होगा वो लेके आएगा, बजटरी सेशन में लेके आएगा, संसद के दोनों हाउस पास कर देंगे, प्रेसिडेंट ठप्पा लगा देगा, साइन कर देगा, तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट 4 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में रेट होते हैं जो करंट असेसमेंट ईयर के अंदर लगने हैं, पार्ट 2 में टीडीएस के रेट, पार्ट 3 में एडवांस टैक्स के रेट, और पार्ट 4 में रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। चलिएगा, इनकम टैक्स रूल्स ये क्या होते हैं, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टाइम टू टाइम रूल्स बनाता है, टाइम टू टाइम बनाता है। सर रूल का फर्दर, रूल से छोटे को बोलते हैं बेटा सब रूल। उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोविजोस एंड एक्सप्लेनेशंस। प्रोविजो को बेटा एक्सेप्शन भी बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है किसी चीज़ को डिफाइन करना, बताना, ताकि वो हमारी समझ में आ जाए। अब हम इस वीडियो के अंदर लास्ट 2 पार्ट और करेंगे, एक सर्कुलर क्या होता है और एक नोटिफिकेशन क्या होता है। सर्कुलर क्या होता है और नोटिफिकेशन क्या होता है। सर्कुलर इशू करता है बेटा सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टाइम टू टाइम सर्कुलर निकालता रहता है। सर्कुलर क्यों इशू किए जाते हैं, 2 काम के लिए सर्कुलर जारी किए जाते हैं, बड़े ध्यान सुनो बेटा। वैसे सर्कुलर बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको इतना ईजीएस्ट वे में समझाऊंगा। सर्कुलर क्या होते हैं, जारी कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कब, टाइम टू टाइम जारी करता है। क्यों जारी करता है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए। 2 चीज़ों के लिए सर्कुलर जारी होते हैं बेटा, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्या जारी किए जाते हैं, सर्कुलर जारी किए जाते हैं। सर जब भी डिपार्टमेंट सर्कुलर जारी करेगा तो डिपार्टमेंट तो बाउंड होगा ही होगा, वो सर्कुलर डिपार्टमेंट को बाउंड करेगा, डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, लेकिन वो एसएससी को बाउंड नहीं कर सकता, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो बाइंडिंग फोर्स ऑन द डिपार्टमेंट तो होती है, लेकिन बाइंडिंग फोर्स एसएससी के ऊपर नहीं होती। बाउंडिंग फोर्स मतलब बांधने की शक्ति। सर सर्कुलर नोटिफिकेशन एक ही चीज़ होती है, जी नहीं बेटा, नोटिफिकेशन इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि नोटिफिकेशन सीबीडीटी भी जारी कर सकता, लेकिन तभी जारी कर सकता जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दे रखी हो। नॉर्मली नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। नोटिफिकेशन क्यों जारी होती है, कोई लॉ जो बना है वो लागू कब से होगा, उसको इफेक्ट देने के लिए कब से वो इफेक्चुअली इंडिया में लागू हो जाएगा, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं। कहते नहीं ऐसे कि कोई नोटिफिकेशन आई या नहीं आई है, तो नोटिफिकेशन ऑफिशियली डिक्लेरेशन होती है कोई चीज़ कब से लागू होगी या नहीं होगी। ये मैंने आगे बताया कि सीबीडीटी को भी एम्पावर कर रखा है, वो भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है रूल्स के अंदर अमेंडमेंट लाने के लिए। केस लॉज, सर केस लॉज क्या होते हैं, जब बेटा झगड़े होते हैं डिपार्टमेंट के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आम आदमी के, तो झगड़े कोर्ट से अंदर पहुंचते हैं और कोर्ट के बाद जब कोर्ट डिसीजन देती है कौन जीता कौन हारा, उसको केस लॉ का डिसीजन बोलते हैं। और ये देखिए मैंने इसके नीचे क्या लिखा है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अगर आप इनकम टैक्स के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको केस लॉ की जजमेंट्स को और केस लॉ को जरूर ध्यान से सुनना होगा। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और भी बहुत सारी टैक्सेस की बातें सीखेंगे। तो सीरीज में आप इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। धन्यवाद।